नमस्कार, मैं हूं परमवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारी साप्ताहिक रिपोर्ट। पिछले 7 दिनों में बिहार की राजनीति और समाज में ऐसी 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने दिल्ली के गलियारों से लेकर पटना के सचिवालय तक हलचल मचा दी है। आज के वीडियो में हम उन्हीं खबरों की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि इन खबरों के पीछे की खबर क्या है। इस हफ्ते हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की उस खौफनाक वारदात की, जहां एक बिहारी युवक की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि उसकी जुबान पर अपनी मिट्टी की गोली थी। लेकिन इस बड़ी घटना के बाद बिहार में क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसके कुछ कहने या ना कहने से क्या मतलब निकलता है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद दूसरी खबर आपकी अपनी जमीन और मकान से जुड़ी है। बिहार सरकार अब सड़कों और नई टाउनशिप के लिए आपकी जमीन छीनेगी नहीं, बल्कि आपसे साझेदारी करेगी। ये लैंड पूलिंग मॉडल दिखने में तो शानदार है, लेकिन क्या इसमें कोई छिपा हुआ पेंच है? क्या किसान सच में मालामाल होंगे या अपनी ही जमीन पर बेगाने हो जाएंगे? और आखिर में बात करेंगे बिहार में सुशासन के नए अवतार की। नीतीश राज के बाद क्या बिहार में योगी या कहें कि सम्राट मॉडल की एंट्री हो चुकी है? क्यों अचानक राज्य के अलग अलग जिलों से पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ और इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं? क्या सम्राट चौधरी की पुलिसिंग का ये नया अंदाज बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा? इन तीनों ही मुद्दों पर डेटा और रिसर्च के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। 22 साल का एक नौजवान खगड़िया के एक छोटे से गांव से आंखों में बड़े सपने लेकर देश की राजधानी दिल्ली आता है। उसे लगता है कि मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा और अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा। लेकिन 26 अप्रैल की उस काली रात उसे क्या पता था कि दिल्ली की सड़कों पर उसकी मेहनत का इनाम उसे टिप के तौर पर नहीं, बल्कि सीने में धंसी एक गोली के रूप में मिलेगा। वारदात दिल्ली के द्वारका इलाका के पास जाफरपुर कला की है। पांडव कुमार, जो दिल्ली में डिलीवरी एजेंट का काम करता था, अपने कुछ साथियों के साथ घर लौट रहा था। तभी आमना सामना होता है दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल नीरज से। चश्मदीदों और परिजनों का आरोप है कि नीरज नशे की हालत में था। एक छोटी सी कहासुनी और फिर जो हुआ उसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह एक मानसिकता पर सवाल है। चश्मदीद साथियों का बयान रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके मुताबिक हेड कांस्टेबल नीरज ने उन लड़कों को सिर्फ इसलिए गालियां देना शुरू किया क्योंकि वे आपस में बिहार की भाषा में बात कर रहे थे। आरोप है कि नीरज ने चिल्लाते हुए कहा, तुम बिहारी यहाँ भी आ गए, और उनकी क्षेत्रीय पहचान पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की। जब पांडव ने इस बदतमीजी का विरोध किया तो कानून के उस रक्षक ने अपनी पिस्तौल निकाली और सीधे पांडव के सीने में गोली मार दी। पांडव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल नीरज को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या यह सिर्फ एक पुलिस वाले की सनक थी या देश के महानगरों में रहने वाले बिहारियों के प्रति बढ़ती नफरत का एक और खौफनाक चेहरा? दिल्ली पुलिस के उस हेड कांस्टेबल को क्या कानून की कोई परवाह नहीं थी? क्या खाकी की हनक ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने एक निर्दोष युवक की जान ले ली? क्या इस घटना ने एक बार फिर पलायन और महानगरों में बिहारियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं? लेकिन सवाल तो बिहार के नेताओं पर भी उठ रहा है। सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों को दिल्ली पुलिस पर नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार के रवैये पर आ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर एक पोस्ट किया, लेकिन उसमें शब्दों का चुनाव देखिए। मुख्यमंत्री इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और पांडव कुमार की मौत बता रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, सम्राट जी, अगर किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई हो तो क्या वो सिर्फ एक मौत है? क्या उसे हत्या या कत्ल कहने में आपको हिचक क्यों है? क्या सच को नाम देने में भी कोई राजनीतिक मजबूरी आ रही है? सरकार ने 8 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बिहार की जनता का साफ कहना है कि पैसे से इंसाफ नहीं मिलता। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक बिहारी की जान की कीमत सिर्फ चंद लाख रुपए है?
सोशल मीडिया पर लोग मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का उदाहरण दे रहे हैं। लोग याद दिला रहे हैं कि जब अपनी कम्युनिटी पर हमला होता है तो वहाँ के नेता साफ शब्दों में गलत के खिलाफ खड़े होते हैं और दोषियों को सजा दिलाने की बात करते हैं, न कि सिर्फ सांत्वना देकर पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। जब मीडिया ने उनसे दिल्ली में एक बिहारी युवक की हत्या पर सवाल किया तो उन्होंने बेहद लापरवाही से कहा, इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया। मांझी जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे तर्क दिया कि कोई ऐसे ही जानबूझकर किसी को नहीं मार देता, इसकी जांच होगी और आपको किसी ने क्यों नहीं मारा, किसी पर कोई शंका होगी तभी ऐसी बात हुई होगी। कहीं का मारा गया, पुलिस का मारा गया, कोई ऐसी बात होगी, उसकी जांच होगी। जांचों उपरांत अगर मारने वाला कोई गलत होगा तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात ऐसे तो जान कि आपको क्यों नहीं कोई मारा है। किसी पर कोई शंका होगी, इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर सबूत में निर्दोष को मारा गया तो मारने वाला को सजा होगी। एक तरफ एक परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला बेटा खो दिया और दूसरी तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे एक जिम्मेदार नेता का यह तर्क कि शायद मरने वाले की कोई गलती होगी, लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। मांझी के इस बयान ने जैसे आग में घी डाल दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बेहद घटिया, असंवेदनशील और अमानवीय करार दिया। तेजस्वी ने सीधा सवाल किया, क्या मांझी जी और सत्ता में बैठे अन्य नेता तब भी इतने ही बेपरवाह होते अगर मरने वाला उनके परिवार का कोई सदस्य होता? उन्होंने इसे 21 सालों से बिहार में काबिज एनडीए सरकार की उस मानसिकता का सबूत बताया जो आम बिहारी की जान की कोई कीमत नहीं समझती। मांझी जी ने जो कहा और हमने जो बयान देखा, मार दिया तो मार दिया, मरते रहते लोग, इस तरह का बयान घटिया है। मांझी जी को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से। किस तरह का बयान, चुनाव है तो कुछ भी चुनाव के बाद भूल जाते हैं बिहार की जनता को लोग। और कौन लोग आप बताओ ना, 21 साल से बिहार में राज कौन कर रहा है? एनडीए कर रही है। जो मरा है बच्चा वो 21 साल का है और 21 साल और हम लोगों को ब्लेम कर रहे लोग। दिल्ली पुलिस उनका। दिलचस्प बात यह है कि जीतन राम मांझी के इस बयान से खुद उनके परिवार और पार्टी के लोग भी सहमत नहीं दिख रहे। उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इस घटना को पीड़ादायक और शर्मनाक बताया। उन्होंने साफ कहा कि यह बिहारियत और हमारे स्वाभिमान पर सीधा हमला है और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस पर सख्त संज्ञान लेने की मांग की है। इंटरनेट पर इस बयान को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग लिख रहे हैं कि मंत्री जी अगर मार दिया तो मार दिया, इतनी छोटी बात है तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है। दिल्ली में रहने वाले बिहारी छात्र और मजदूर पूछ रहे हैं कि क्या अब हम अपने ही देश में मंत्रियों से भी सुरक्षा की उम्मीद करना छोड़ दें। एक तरफ सम्राट चौधरी मौत कहकर सच को कमतर आंक रहे हैं तो दूसरी तरफ मांझी जी इसे मामूली बात बता रहे हैं। क्या यही बिहार का नया नेतृत्व है? नेताओं के इन बयानों ने बिहार की जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बाहर कमाने जाने वाला बिहारी सिर्फ एक संख्या बनकर रह गए हैं। बात सिर्फ मुआवजे की नहीं है, बात नेतृत्व और नजरिए की है। बिहारियों को आज सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि अपनी मिट्टी में इज्जत, सुरक्षा और काम की जरूरत है सख्त राजनीतिक दबाव की, ताकि भविष्य में किसी और पांडव को अपनी भाषा बोलने की कीमत अपनी जान देकर न चुकानी पड़े। खैर, नफरत और बेरुखी की इस खबर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो बिहार के गांवों और शहरों की सूरत बदलने वाला है, यानी लैंड पूलिंग का नया मॉडल। बिहार की राजनीति और नीतिगत गलियारों में इन दिनों एक नई हलचल है। यह हलचल है राज्य को आधुनिक बनाने की, लेकिन इस आधुनिकता की कीमत कौन चुकाएगा, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है।
वर्तमान सरकार ने विकास का एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है जिसमें सरकार का अपना पैसा कम से कम लगे और परिणाम बड़े दिखे। इस रणनीति के दो मुख्य स्तंभ हैं, लैंड पूलिंग और रेवेन्यू शेयरिंग ट्रैफिक मॉडल। बिहार में 11 नई टाउनशिप जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लिए सरकार इसी लैंड पूलिंग का सहारा ले रही है। पारंपरिक तौर पर जब सरकार जमीन लेती थी तो किसानों को सर्किल रेट से कई गुना मुआवजा मिलता था। किसान उस पैसे से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते थे। लेकिन नए मॉडल में सरकार जमीन खरीदेगी नहीं बल्कि एक तरह से साझेदारी के नाम पर निवेश कराएगी। यहाँ खेल समझिए, सरकार तर्क दे रही है कि वो आपकी ज़मीन लेकर उसे डेवलप करेगी और 55% हिस्सा आपको वापस कर देगी। दावा है कि टाउनशिप बनने के बाद आपकी ज़मीन की कीमत आसमान छूएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यह फ़ायदा किसान को पहले नहीं होता था? अगर पहले किसी किसान की ज़मीन के एक हिस्से पर सड़क बनती थी तो बचे हुए हिस्से का कीमत तभी बढ़ती थी और उसे मुआवजे के पैसे भी मिलते थे। अब सरकार को मुआवजे के हजारों करोड़ नहीं देने पड़ेंगे, यानी किसान अपनी ज़मीन की पूंजी भी लगाएगा, विकास का इंतजार भी करेगा और जोखिम भी खुद उठाएगा। सरकार बिना 1 रुपये खर्च किए विकास पुरुष होने का तमगा हासिल कर लेगी। यह मॉडल उन छोटे किसानों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं जिनके पास मात्र ही कुछ कट्ठा ज़मीन है। भूमिहीन होने का डर, 45% जमीन कटने के बाद बचा हुआ हिस्सा शायद ही किसी काम का हो। रजिस्ट्री पर रोक, फिलहाल इन 11 क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। अगर किसी को इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो वो अपनी ही जमीन नहीं बेच सकता। सड़क किनारे यह भ्रम और ज़्यादा है। एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार जमीन को क्या डेवलप करके देगी? क्या वहाँ किसान खेती कर पाएगा उसे या उसे जबरन व्यापारिक गतिविधियों के जोखिम में धकेला जाएगा? आगे बढ़िए, सरकार की नज़र सिर्फ ज़मीन पर नहीं है बल्कि आम आदमी की रोज़मर्रा की जेब पर भी है। अब बिहार में ट्रैफिक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आने जा रही है। इसके तहत 500 प्रमुख चौराहे पर AI कैमरे लगाने का जिम्मा निजी कंपनियों को दिया जाएगा। ये कंपनियां मुफ्त में ये कैमरे नहीं लगा रही हैं। करार ये है कि होने वाले कुल चालान की कमाई में इन कंपनियों का हिस्सा होगा। अब सोचिए, जब किसी निजी कंपनी का मुनाफा इस बात पर तय होगा कि दिन भर में कितने चालान कटे तो सिस्टम कितना निर्दयी होगा। या लक्ष्य सड़क सुरक्षा कम और टारगेट रिकवरी ज़्यादा हो जाएगा। जनता से पैसा वसूलने के लिए सरकार ने अब निजी क्षेत्र को पार्टनर बना लिया है। इन नीतियों को गहराई से देखने पर स्पष्ट होता है कि सरकार अपने खजाने की तंगी को जनता के संसाधनों से भरने की कोशिश कर रही है। लैंड पूलिंग से जमीन खरीदने का बोझ खत्म और ट्रैफिक चालान से, प्राइवेटाइजेशन से बिना मेहनत किए खजाना भरेगा। निश्चित रूप से फाइलों में विकास की रफ्तार तेज दिखेगी, लेकिन सवाल वही है कि क्या किसान की जमीन और गरीब की जेब को दांव पर लगाकर किया गया विकास वास्तव में प्रदेश का कल्याण करेगा, या फिर यह आम आदमी को विकास के चक्रव्यूह में फंसाकर सरकार की अपनी जिम्मेदारियों से पाला झाड़ने की कोशिश है। विकास के इन विवादित मॉडलों और जनता के जेब पर पड़ने वाले बोझ के बीच अब रुख करते हैं उस क्षेत्र की ओर जहां सरकार अपनी नरमी छोड़कर बेहद सख्त नजर आ रही है। अगर एक तरफ विकास के नाम पर जीरो इन्वेस्टमेंट रणनीति की चर्चा में है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के नाम पर बिहार में अब इनकाउंटर मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। क्या बिहार की सड़कों पर अब केवल AI कैमरे ही नहीं बल्कि अपराधियों के लिए पुलिस की बंदूकें भी 24 घंटे तैयार मिलेगी? चलिए विस्तार से समझते हैं सम्राट चौधरी की इस नई पुलिसिंग और अपराधियों पर प्रहार के इस नए पैटर्न को। इस कहानी को समझने के लिए हमें 20 साल पीछे मुड़ना होगा। आज जब हम बिहार की सड़कों पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ और हाफ इनकाउंटर की खबरें सुन रहे हैं तो हमें 20 साल पीछे मुड़कर देखना होगा। साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली तो उनके सामने जंगल राज की एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपराधियों को मिटाने के लिए कानून के इकबाल का रास्ता चुना। जनवरी 2006 में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्पीडी ट्रायल की शुरुआत हुई। नतीजा ये हुआ कि 2006 से 2010 के बीच करीब
करीब 52,343 अपराधियों को सजा सुनाई गई, जो पिछले पूरे दशक की तुलना में 5 गुना से भी ज्यादा थी। बाहुबलियों में खौफ बंदूक का नहीं बल्कि अदालत की उस तारीख का था जो उन्हें उम्रकैद की ओर ले जा रही थी। यह सुशासन का वो दौर था जहां शहाबुद्दीन और पप्पू यादव जैसे बड़े नाम भी कानून के सिंगंजे से बच नहीं पाए। लेकिन अब बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिसिंग का व्याकरण भी बदल गया है। पिछले सप्ताह के भीतर बिहार के 2 कोने से 2 बड़ी खबरें आई। पहले भागलपुर के सुल्तानगंज में सरकारी दफ्तर के अंदर दुस्साहस और फिर सिवान में एक मामूली विवाद में सड़क पर कत्ल। इन दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने जो रिएक्शन दिया उसने पूरे बिहार में चर्चा छेड़ दी। भागलपुर में इनकाउंटर और सिवान में 9 घंटे के भीतर हाफ इनकाउंटर। क्या यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अपराधियों को सीधा अल्टीमेटम है? आज बात करेंगे इसी एक रिएक्शन की और समझेंगे कि बिहार वाकई मुंबई के उसी रास्ते पर है जहां तालियां तो खूब बजती हैं लेकिन अंजाम कुछ और होता है। वारदात की शुरुआत हुई सुल्तानगंज से। 28-29 अप्रैल की उस रात नगर परिषद दफ्तर के अंदर घुसकर अपराधियों ने सिर्फ एक अफसर की जान नहीं ली बल्कि पूरे सिस्टम के इकबाल को चुनौती दी। कार्यकारी पदाधिकारी कृष्ण भूषण की हत्या ने प्रशासन की चूल्हे हिला दी, लेकिन इस बार पुलिस फाइलों में नहीं उलझी। मुख्य आरोपी रामधनी यादव को घेरा गया और एक सीधे हुई मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया गया। भागलपुर के इस एक्शन ने साफ कर दिया कि नई सरकार में अब चार्जशीट से पहले बंदूक बोलेगी। भागलपुर की गूंज अभी थमी भी नहीं थी। 29 अप्रैल की शाम सिवान के लक्ष्मीपुर आंदर ढाला ओवरब्रिज पर गोलियां तरतरा उठी। भाजपा नेता के भांजे हर्ष कुमार सिंह की हत्या ने सरकार पर दबाव दोगुना कर दिया। जवाब में पुलिस ने इंतजार करना ठीक नहीं समझा। हत्या के महज 9 घंटे के भीतर तड़के सुबह 3 बजे मुख्य आरोपी छोटू यादव को घेरा गया और उसके दोनों पैरों में गोलियां दाग दी गई। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि ऑपरेशन लंगड़ा की वापसी है, जिसकी स्क्रिप्ट अब पटना में लिखी जा रही है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री और अब मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी लाइन साफ रखी है। अपराधियों के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो बिहार छोड़ दो या फिर अपराध। इसे जनता योगी मॉडल कह रही है, लेकिन सत्ता के गलियारों में इसे सम्राट मॉडल के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। गोली का जवाब गोली से, यही इस नई सरकार का सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इनकाउंटर कभी अंतिम समाधान नहीं होता। हमें 90 के दशक की मुंबई को याद करना होगा, जहां विजय सारासकर और प्रदीप शर्मा जैसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पैदा हुए। जनता ने तब भी खूब तालियां बजाई थी। लगा था कि माफिया खत्म हो जाएगा, लेकिन अंजाम क्या हुआ? वही हीरो पुलिस वाले बाद में उगाही और हत्या की साजिशों में खुद सलाखों के पीछे पहुंच गए। मुंबई का सबक सीधा है, जब पुलिस को अदालत बनने की छूट दी जाती है तो कानून की वर्दी का रंग बदलना तय होता है। बिहार पुलिस को आज सिर्फ हेडलाइंस बनाने वाली खबरों की नहीं बल्कि जमीनी सुधारों की ज़रूरत है। सवाल है कि पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? अपराध होने से पहले पुलिस को खबर क्यों नहीं मिलती? पुलिस का तकनीकी पक्ष मजबूत क्यों नहीं है? अपराधी कैसे जमानत ले रहे हैं और बाहर आकर बेखौफ फिर कत्ल कर रहे हैं? संगीन मामलों में गवाहों की सुरक्षा क्यों नहीं है? जब तक गवाह डरेंगे कानून अधूरा रहेगा। अगर इस बुनियादी मोर्चे पर काम नहीं हुआ तो ये इनकाउंटर सिर्फ सियासी फायदा पहुंचाने वाली सुर्खियां बनकर रह जाएंगे। सम्राट चौधरी के पास मौका है बिहार की पुलिसिंग को आधुनिक बनाने का, न सिर्फ उसे शॉर्टकट पर चलाने का। और नीतीश कुमार ने 2005 में जिस तरह से अपराधियों का सफाया किया था वो एक मॉडल भी उनके लिए विकल्प बन सकता है। डर से अपराध दब सकता है, लेकिन न्याय का शासन सिर्फ कानून की प्रक्रिया से आता है। भागलपुर और सिवान की घटनाओं ने पुलिस को एक्शन में तो दिखाया, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब बिहार की सड़कों पर किसी मामूली विवाद में फिर कोई हथियार न तने। तो दोस्तों, ये थी बिहार के इस हफ्ते की वो 3 बड़ी खबरें जो राज्य की दिशा और दशा तय कर रही हैं। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में बिहारियों की सुरक्षा के लिए सरकार को सिर्फ मुआवजे से आगे बढ़कर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए?
क्या लैंड पूलिंग का ये मॉडल किसानों के लिए वरदान साबित होगा या उनके लिए एक नया चक्रव्यूह बनेगा? और सबसे जरूरी, क्या आप पुलिस के इस एनकाउंटर मॉडल का समर्थन करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी ये विस्तृत और यह साप्ताहिक रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो बिहार की गहराई को समझना चाहते हैं। बिहार की राजनीति और प्रशासन की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले हफ्ते की रिपोर्ट आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।